हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि टीफर एग्जामिनेशन की एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर टीफर 2024 एग्जामिनेशन। ओके, और जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि टीफर के लिए एग्ज़ाम डेट जो है वो अनाउंस्ड हो चुकी है, जो कि है 10 दिसंबर 2023। और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं 3 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक। तो जिन भी बच्चों को रिसर्च में इंटरेस्ट है, रिसर्च में अपना करियर बनाना है, जिनका साइंटिस्ट माइंड है बच्चों, तो वो अप्लाई ज़रूर करें। और 2 नवंबर से पहले ही आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे चलो बच्चों हम डिस्कस करते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना है आपके टीफर एग्जामिनेशन के लिए। तो बच्चों हियर आर सम टिप्स फॉर प्रिपेयरिंग योर टीफर एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट टिप जो होगी आपकी बच्चों वो है अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। तो बच्चों हम कोई भी एग्जाम दे रहे हो, टीफर हो, आईआईटी जैम हो, सीएसआईआर हो और गेट हो, सेट हो, जो भी एग्जाम हम दे रहे हैं, तो पहले तो हमें उसका सिलेबस चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि बच्चों कंसाइज और डायरेक्शनल स्टडी होगा हमारा, तो ही हम आगे इस एग्ज़ाम में बेटरली परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो इसलिए हमारा सिलेबस जो है वो नोन होना चाहिए, समझ लेना चाहिए हमें उस सिलेबस को कि एग्जैक्टली सिलेबस में है क्या। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में ओवरऑल, तो केमिस्ट्री का वाइड रेंज ऑफ सिलेबस है बच्चों। आप पढ़ोगे क्या क्या, तो आपको देखना होगा पहले कि टीफर एग्ज़ाम के लिए सिलेबस एग्जैक्टली है क्या, तो उसी हिसाब से आपको स्टडी करनी है। सिलेबस देखने के बाद आप देख सकते हो कि आपको एग्जैक्टली कौन से टॉपिक में कितने कितने सब टॉपिक्स है, आपको उतने ही स्टडी करने हैं। अगर आपने स्टीरियो लिया, उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं, तो आप सारे नहीं पढ़ सकते। जितने आपके टीफर सिलेबस में है उतने ही आपको स्टडी करने होंगे। और इसके बाद है आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी स्टडी करना होगा बच्चों। तो एग्ज़ाम पैटर्न जैसे आप स्टडी करते हो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, एक रफ आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली मुझे किस टाइप की प्रिपरेशन करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, और मुझे टाइम कैसे मैनेज करना है आपका। तो इसीलिए अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। द टीफर जीएस एग्जाम इज 2 आवर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। तो बच्चों ये जो है आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। जैसे केमिस्ट्री के लिए एक ही पार्ट होता है, मैथ्स के लिए 2 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स के लिए 2 पार्ट्स होते हैं। तो इस हिसाब से आपको स्टडी करना होगा। आपके क्वेश्चन, आपका जो सब्जेक्ट है उसका पहले सिलेबस देख के, एग्जाम पैटर्न देख के आपको यहाँ पे स्टडी करना होगा। ओके, सब्जेक्टिव एग्जाम होगी विथ 100 क्वेश्चंस। यहाँ पे विथ फॉर 100 मार्क्स है, फॉर 100 मार्क्स। ओके, और आपके जो क्वेश्चन हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो वेरी होते जाएंगे। आपका जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से केमिस्ट्री के लिए 40 क्वेश्चंस आते हैं फॉर योर 3 आवर्स। ओके, एज सिलेबस इज वास्ट covering topics in physics, chemistry, mathematics, biology, and general science. It is important to understand the syllabus thoroughly and identify your strength and weaknesses. आप सिलेबस देखने के बाद एक आइडिया लगा सकते हो कि चलो भाई मुझे ये वाला टॉपिक आता है तो मुझे इसमें थोड़ा सा कम टाइम देना है, और जिस टॉपिक में आप वीक हो उसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है। तो आपको यहाँ पे एक आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपको किस टॉपिक के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और किस टॉपिक के लिए आपको थोड़ी कम प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपका एक बार रिवाइज करने से वो टॉपिक आ जाएगा, ऐसा इजी टॉपिक आपके लिए होगा। और सेकेंड पॉइंट आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे। तो सेकेंड पॉइंट हमारा है कि क्रिएट अ स्टडी प्लान। वंस यू अंडरस्टैंड द सिलेबस, क्रिएट अ स्टडी प्लान दैट वर्क्स फॉर यू। Better down the syllabus into a smaller chunks and set realistic goals. It is important to be consistent with your studies and to avoid the cramming at the last minute. ओके, तो बच्चों आपको स्टडी प्लान कैसे क्रिएट करना है। आपने पहले एक तो सिलेबस अंडरस्टैंड कर लिया, जैसे आपको पता चल गया है कि आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है, वीक टॉपिक, आप कौन से टॉपिक में वीक हो,
तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे आपके स्टडी के लिए प्लान करना होगा कि मुझे ये टॉपिक आता है तो इसे मैं थोड़ा सा बाद में कवर कर लूँगा। पहले जो टॉपिक नहीं आता उस पर फोकस कर लीजिए, अगर वो इम्पॉर्टेंट है आपके टीफर एग्ज़ाम के लिए तो उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दीजिए। ओके, और उस हिसाब से आप स्टडी जब भी कर रहे हो आपके खुद के हैंड नोट निकालिए, क्योंकि हैंड नोट्स जो है बच्चों वो लास्ट मिनट के प्रिपरेशन के लिए, लास्ट मिनट के रिविजन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूज़ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस मटेरियल। There are many good textbooks for your TEFR examination and reference materials available for the TEFR GS examination. Choose the textbooks that are written in a clear and concise style and that cover all the syllabus in the depth. तो आपको ऐसे कुछ स्टडी मटेरियल, ऐसे कुछ स्टडी बुक्स आपको पहले सिलेक्ट करने होंगे जहाँ पे कंसाइज और क्लियरली आपको सारी चीज़ें बताई गई है और कुछ ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज में भी वो बुक नहीं होगी। ओके, तो ऐसे आपको जो भी पर्टिकुलर बुक है आपके फील्ड के रिगार्डिंग, मैथ्स के रिगार्डिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, वो बुक्स आपको पहले सिलेक्ट करनी है और उसी हिसाब से आपको स्टडी करना है। ठीक है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो यहाँ पे PYQs तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PYQs सॉल्व करना आपके लिए। PYQs अगर आप सॉल्व करते हो तो आप पूछोगे मैम इसका आपके लिए एग्जैक्टली फ़ायदा क्या है, PYQs सॉल्व करने से आपको क्या ये हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चों कि सॉल्विंग PYQs is one of the best ways to prepare for the TFR examination. It will help you to understand the types of questions that are asked and the difficulty level. तो यहाँ पे अगर आप PYQ सॉल्व करते हो तो वो होते हैं प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस जो है रिपीट नहीं होते किसी भी एग्जाम में, फिर भी अब हमें एक आइडिया आ जाता है PYQ से। अगर आप PYQ सॉल्व करें तो टाइम कैसे मैनेज होता है, 3 आवर में कैसे हम कंप्लीट करें, हमें कुछ क्वेश्चंस आ ही रहे हैं तो उस कंसेप्ट पे हम लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम देकर वो कंसेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हमें डिफ़िकल्टी लेवल समझ आती है कि चलो भाई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी ये इस टॉपिक पे ये आता है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पेपर और इतना ईजी होता है, तो उस हिसाब से आप आपका स्टडी प्लान कर सकते हो। और PYQs आपको अगर डाउनलोड करने हैं तो आप ifasonline.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आपके लिए वहाँ पे इजीली अवेलेबल की गई है, PYQs है आपकी और टेक्स्ट बुक वगैरह भी आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। ओके, देन आपका 5th पॉइंट जो है वो है टेक अ प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट मीन्स मॉक टेस्ट। तो आपको जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो अटेंड करनी ही करनी है, वो सॉल्व करनी ही करनी है। क्यों बच्चों? क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो आपको एक ब्रीफ आइडिया देती है बच्चों की आपको आपकी कितनी स्टडी हुई है, आप कितना अच्छे से प्रिपेयर हुए हो। तो मॉक टेस्ट जो है आपके एग्ज़ाम से 15 डेज़ बिफोर ही आप स्टार्ट करना चालू कर दे। वहाँ पे आपको 3 घंटे के समय में आपको पूरा टीफर का जो भी आपका पेपर होगा वो सॉल्व करना होगा और वहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल जो होती है आपकी मॉक टेस्ट की वो थोड़ी हाई होती है। तो अगर मॉक टेस्ट आपने इजीली क्लियर कर दी, वहाँ पे आपके अच्छी रैंक आ गई रिजल्ट में, तो आप देख सकते हो, आप ये एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ चलो भाई मैं टीफर एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। और मॉक टेस्ट में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो 15 डेज़ में आप और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो आपके मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट भी सॉल्व करनी ही करनी है। तो बच्चों ये था हमारा सारी जो इम्पोर्टेंट टिप्स थी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर टीफर एग्जामिनेशन। और भी आपको इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हो गए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, या फिर ifasonline.com पर जाकर आपको सिलेबस रिगार्डिंग, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम डेट्स रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम हो गए तो वहाँ पे आपके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कर दी गई है बच्चों। वहाँ पे आपको PYQs भी मिलेंगे और टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस मटेरियल भी आपको वहाँ पे टीफर एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हैप्पी लर्निंग।